अब जीएसटी क्या है, क्वेश्चन ये कि जीएसटी क्या है आज का क्वेश्चन, कि जीएसटी क्या है, क्या है जीएसटी, अब बताओ कोई, कल बताया था मैंने। किसी भी वस्तु पर लगने वाला टैक्स। अच्छा, बिल्कुल, किसी भी गुड्स और सर्विस पे लगने वाला टैक्स, जहां पर एक साथ गुड्स और सर्विस को लेके आए गए, ठीक है। चलो, असल में जीएसटी को अगर डायरेक्टली टर्म में बताया जाए, इकोनॉमिकल टर्म में बताया जाए, तो जीएसटी को कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। लिख लो चाहो तो कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, सिंपल ऐसा एक डालो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इसमें कुछ और टर्म भी होते हैं, जैसे इसे आप कह सकते हो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी इसे कह सकते हो आप, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों, क्योंकि पूरे भारत पे लागू हुआ है, एक स्ट्रक्चर में पूरे भारत पे लागू हुआ है, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हो मल्टी स्टेज टैक्स है, मल्टी स्टेज टैक्स है। मल्टी स्टेज टैक्स यानी कि बहुत सारे टैक्स को मिलाकर ये बनाया गया टैक्स है, ठीक है। यानी कि बहुचरण है और काफ़ी सारे चरण भी है इसमें, स्टेजेस भी हैं, जैसे आपका 0%, 5%, फिर 12%, 18%, 28%। अच्छा, 28% क्यों रखा है हमने टैक्स, हायर टैक्स? क्योंकि सर किसी कंट्री का अर्जेंटीना बिल्कुल सही, अर्जेंटीना का 27% है, तो उसको दिखाने के लिए हमने 28% रख लिया। कहीं तो नंबर लेना पड़ेगा। अगर सोचो उसका 30% होता है या 35 या 40 रखता वो, यहाँ का 50 हो जाता, यहाँ सीधा हाफ सेंचुरी लगती कि चलो। और इस मामले में हमारी सरकार कतई नहीं सोचती, वो कहती है डालो, लगा डालो, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं इस मामले में। और इसके बाद से क्या होते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स भी, वैल्यू एडिड टैक्स भी इसे बोलते हैं। और एक इसमें क्या था, वो डेस्टिनेशन बेस टैक्स, कि डेस्टिनेशन बेस टैक्स भी है ये। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है ये। अब इनको छोटा छोटा से उसमें समझते हैं। मान लो पहले हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम की। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कैसे है, यानी कि कुछ ऐसे टैक्स हैं जिनको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, कुछ ऐसे टैक्स इनको ख़त्म कर दिया गया। और ये भी कह सकते हैं जो केंद्र का टैक्स सिस्टम है वो भी कुछ ख़त्म हुए, कुछ स्टेट के हुए तो कुछ केंद्र के हुए, ठीक है। और जो क्या कहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा मान लो कि कोई ऐसे टैक्स, मैं एक लिस्ट बनवा रहा हूँ इसी में ही, कि जो टैक्स इसमें नहीं लगते, अब अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, इसी में आप लिख लो, मैं इस नीचे वालों को मिटा देता हूँ। सेंट्रल एक्साइज, या फिर आप ऐसे तो लिख लो, मेरे यहाँ लिखने की जरूरत क्या है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिन पर ये नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद सर्विस टैक्स, एक है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, और इसको काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, CONTERVAILING, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, CONTERVAILING, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। हिंदी में से कहते हैं टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता है ये। हाँ, हिंदी में से कहते हैं परितुरंत शुल्क, बल्कि प्रतितुरंत कहते हैं, प्रतितुरंत ऐसे लिखेंगे इसको, प्रतितुरंत शुल्क, हिंदी में इसको प्रतितुरंत शुल्क कहेंगे। और एक आता है स्पेशल एडिड कस्टम ड्यूटी,
स्पेशल एडिड कस्टम ड्यूटीज। एक है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। अब देखो ये चक्कर क्या है, एक बात सोचो कि मान लो जैसे इस पे हुआ कि आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात करते हो, यानी कि पूरे भारत में अगर कोई चीज़ बन रही है तो उस दौरान, बनने के दौरान उस पर एक्साइज ड्यूटी ली जाएगी। तो एक्साइज ड्यूटी को आप जीएसटी में नहीं डाल रहे हो। क्यों नहीं डाल रहे हो? क्योंकि वो गुड्स अभी बन रहा है, एक्साइज ड्यूटी पर जब वो गुड्स बन जाएगा तब उस पर टैक्स अलग लगेगा। समझे? अब ऐसे लिख लो कुछ स्टेट के, राज्य के, जहाँ पर जीएसटी लगता है, मान लो ऐसे मान लो जहाँ पर जीएसटी लगता है। ये सेंटर के सर? नहीं, ये स्टेट के, अभी स्टेट के लिखवा रहा हूँ, जहाँ जीएसटी लगता है। मतलब सर अभी आपने नोट जो लिखवाया वो सेंटर का है, जिन पे जीएसटी नहीं लगता। उन पर जीएसटी नहीं लगवा अभी। हाँ, अब लिखना है स्टेट का, राज्य का, जहाँ जीएसटी लगता है, ये लिखना है। ठीक, तो इसमें लिखो पहला है वैट। आइए चाप। इसके बाद है एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स या एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स को बोलते हैं मनोरंजन कर। सर एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट अलग कर दो, अलग कर दो। एंटरटेनमेंट टैक्स अलग हो गया, एंट्री अलग होता है, एंटरटेनमेंट अलग होता है। अच्छा, एंटरटेनमेंट टैक्स कहाँ देते हो? मूवी देखने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। CGST IGST। हाँ, जब मूवी देखने जाते हैं ना और बोलती है गर्लफ्रेंड कि ये वाली देखेंगे, कितना लगता है सर? तो है कितना परसेंट लगता है? 18 ही है, वो भी सर्विस दे रहा है एक प्रकार से, तो उसी पे लगा देंगे। ठीक है, 18%। मैं तो कहता हूँ 28 कर देना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? मज़ा आएगा और मज़ा आएगा, पिक्चर देखना फिर भी लोग देखेंगे। मजबूर किया। इसके बाद एक है गैम्बलिंग टैक्स। गैम्बलिंग टैक्स, गैम्बलिंग टैक्स को अभी हाल ही में मतलब ये बात कर रहे हैं कि इसको अब पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। सट्टा बाजारी होती ना, सट्टा है क्या? ड्रीम 11 हाँ, वो सब ये गैम्बलिंग टैक्स ही है। हैं? 30%। वो ऐप अपना 30% लेता है। वो ऐप का परसेंटेज है, लेकिन गवर्नमेंट का जो जाएगा वो 28 से ज़्यादा नहीं जाएगा। सर्विस में इंक्लूड होगा तो 18 पे अटक जाएगा। ठीक है, सट्टा कर लिखेंगे ना सर? सट्टा, सट्टा कर। हाँ सट्टा कर लिख दे गैम्बलिंग में, और क्या। ठीक है, और एक है आपका वही जैसा मैंने कल बताया था, ऑक्ट्री यानी चुंगी कर जिसे आप बोलते हो। ठीक है, स्पेलिंग एक है अम्यूजमेंट टैक्स, सर, स्पेलिंग क्या है? OCTROI, ऑक्ट्री। एक है अम्यूजमेंट टैक्स, AMUSEMENT, अम्यूजमेंट टैक्स। सर जीएसटी आपने जो पिछला कराया उससे आगे करा रहे हो? हाँ, उससे आगे चल रहे हैं हम। सर तो खत्म हो गया। ये यूपीएससी वाला है, वो एसएससी वाला था। अभी तक आपने जो पढ़ा था वो बेस था, अंदर घुस के भी समझना होता है कई चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अंदर से भी निकल के आते हैं कभी कभी। ठीक है, और इसके बाद है न्यूज़ एड टैक्स। न्यूज़ में ऐड देते हो ना, न्यूज़पेपर में ऐड देते हो, उस पर यानी इसे बोलते हैं विज्ञापन कर। क्या विज्ञापन देते तो? सर अम्यूजमेंट को हिंदी क्या बोलते हैं? अम्यूजमेंट को हिंदी में? अम्यूजमेंट को हिंदी में बोलेंगे जैसे एक वो होता है ना, कोई लाइक क्लब हाउस की टाइप जो होता है, जैसे अम्यूजमेंट पार्क हो गया, वैसे क्लब हाउस को एक जिससे जैसे फूड कोर्ट हो गया, एक बहुत सारी जगहों पे एक बुफे सा लगा देते हैं चीज़ों का, मॉल वॉल टाइप का, तो उनके ऊपर लगने वाला कर हो गया। ठीक है ना, समूह कर कह सकते हैं इसको, समूह एक प्रकार से हिंदी में। ठीक है, और इसमें एक होता है सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स जिसमें आप लिख सकते हो IGST, सेंट्रल सेल टैक्स को IGST का नाम दिया गया इसमें। ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
सर ये सेंट्रल लेकिन स्टेट में कैसे? सेंट्रल बताता हूँ, देखो अब इसको ऐसे कन्वर्ट करो। मान लो कि आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से कोई प्रोडक्ट चल रहा है और वो जाकर बिक रहा है तमिलनाडु में, ठीक, बना उत्तर प्रदेश में बना है तो एक्साइज ड्यूटी उत्तर प्रदेश में दे दी उसकी, उसके बाद उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट लगी और तमिलनाडु पहुंच गया वो और वहाँ बिकना शुरू हुआ, तो एक्साइज ड्यूटी तो पहले पे हो गई है, रिम्बर्स भी लेनी है क्योंकि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो पब्लिक है उसी पे कंज्यूमर पर लगेगा ये, ठीक है। तो ऐसे में जब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, इस टैक्स को कलेक्ट तो किया, भाई टैक्स तो कलेक्ट तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि जो प्रोडक्ट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उत्तर प्रदेश में और वो बिक किसी और राज्य में रहा है, तमिलनाडु में बिक रहा है, तो उस कंडीशन में उसकी जो टैक्स कलेक्शन होगा वो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, और बस उसका काम इतना हो सेंट्रल गवर्नमेंट उससे करके और दे देगी स्टेट को कि पकड़ो अपना पैसा, रीइंबर्स कर देगी उसको कि भाई ये पैसा तुम्हारा आया था ना, ये पकड़ लो। वो सभी स्टेट के लिए ऐसा काम करेगी, ठीक है, क्योंकि स्टेट तो आपस में लड़ जाएंगे, सेंटर से कौन लड़ेगा, ठीक है, और जो सेंटर लड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, भाइयों बहनों, बस फिर तो आप समझदार हो जाएंगे, बहुत समझ डेवलप हो चुकी है लग रहा है आपके अंदर। तो सर इसको दूसरा नाम इसका IGST है। किसका? हाँ, ऐसे कह सकते हो IGST, ये टर्म है इसके अंदर, जैसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, वैसे ही IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो टैक्स सेंटर ने लगाया वो सेंटर अपने ले लेगी, स्टेट ने लगाया स्टेट अपने ले लेगा, ठीक है। तो लेकिन जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक स्टेट दूसरे स्टेट, उसको स्टेट कैसे लेगा, तो उसके लिए सेंटर बैठा है कि हम लेंगे आपके बिया पर, आपको वापस कर देंगे, ठीक। सेंट्रल भी तो कुछ रखेगी सेंट्रल खा जाए तो सेंट्रल भी तो कुछ रखेगी, उसमें से नहीं रखेगा, IGST वाले में से नहीं रखेगा, IGST वाले में से नहीं रखेगा। असली में होता क्या है, रूल क्या है, जो GST का रूल बनाया गया वो ऐसे किया गया है कि जो GST कलेक्शन होगा उसका 42% स्टेट गवर्नमेंट को वापस दिया जाएगा। मान लो कि यूपी से 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ, सपोज कि 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन हो गया यूपी से, तो इसका 42% तो स्टार्टिंग में 2017 में GST लॉन्च हुआ था तो बोला गया था नेक्स्ट उससे 42% वापस करेंगे, तो इसका कितना हो गया 42,000 करोड़, ये यूपी को मिलेगा, बाकी से सेंटर रखेगा। और जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएंगी हर साल इसमें 14% का इंक्रीमेंट होगा, ये बोल दिया, ठीक है। अब 14% का इंक्रीमेंट तब तक किया जाएगा जब तक कि ये अमाउंट 100% पे ना आ जाए, ठीक है, यानी जितना लिया है स्टेट से उतना उनको वापस दे देंगे, ठीक। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। देखो मान लो भाई आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जब आप कोई चीज़ मतलब कोई भी शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप वहाँ देखते हो कि आपने टैक्स कटवाया, तो उसमें आप देखते हो कि सेंटर को 9% गया और स्टेट को 9% गया, समझ रहे हो, तो 18% आपने पे कर दिया GST। अब जब आपने ऐसे 18% पे किया GST, तो सेंटर के पास यानी कि अब जो कलेक्शन हुआ वो सीधा पहले सेंटर के पास गया है, वो सीधा पहले किसके पास गया है, सेंटर के पास, एक्सेप्ट 2 चीज़ों को छोड़ दो, अल्कोहल और पेट्रोल। अल्कोहल और पेट्रोल का पैसा जो है वो लेता कौन है, सीधा का सीधा स्टेट ले लेगी, बाकी सारा जो टैक्स कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है पहले GST का, हाँ, और फिर वो क्या करेगी, फिर वापस स्टेट को देगी उसका पैसा, पहले हम कलेक्ट करेंगे और फिर आपको देंगे, ठीक है। तो अब सेंटर का काम का क्या होगा कि अपना 9% काट ले और बाकी का 9% स्टेट को दे दे, ठीक है, अपना 9% काट लेगी, बाकी जो 9% उसका हिस्सा बनेगा, 9 बने या फिर 28 वाला तो उसमें 14% हो जाएगा, जितना उसका बनेगा वो उसको दे देगी, भाई ये पकड़ो अपना हिस्सा, ठीक है। अब ये जो हिस्सा दिया जाएगा इसको इंक्रीज करना है, क्योंकि एक बात सोचो, अगर स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है उसका आधे से भी कम अगर उसको दोगे तो स्टेट चलाना तो मुश्किल हो जाएगा और राज्यों में महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो इसको जितना स्टेट का टैक्स आएगा उतना वापस दिया जाएगा, बाद में इस पे लाना था। ओके, मतलब 42% से स्टार्टिंग हुई और 100% कर देना है कि मान लो कि यूपी ने एक साल में 1 लाख करोड़ का टैक्स दिया, स्टेट ने सेंटर ने कलेक्ट कर लिया, तो सेंटर पूरा वो वापस कर देगा। और अगर ऐसा लगा, ये इसलिए बनाया गया था
कि अगर ऐसा लगा कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और सपोज इधर जो जैसे मणिपुर है, मेघालय है या फिर बिहार है, ऐसा लगा कि यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम है तो, और यहाँ टैक्स कलेक्शन ज़्यादा, इसकी जरूरत भी नहीं है। जैसे मान लो दिल्ली है, दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली में जो टैक्स के पैसे की जरूरत है वो है 30,000 करोड़ की एक साल की, इतना खर्चा दिल्ली में। लेकिन दिल्ली का बजट हो गया डबल, दिल्ली में पहले लग रहा 60,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और विदाउट टैक्स। अब ये यहाँ क्या किया गया, तो क्या करेंगे, उस पैसे को शिफ्ट करके जिस स्टेट को जरूरत है उसको दिया जाएगा फिलहाल के लिए, जब तक कि ये सारे स्टेट डेवलप ना हो जाएं, ठीक है। अगर आप पुराने रिकॉर्ड उठा के देखो तो पिछले 5 साल से दिल्ली को जीएसटी का पैसा ही नहीं मिला, और वो क्लेम कर रहा है बार बार उठ उठ के सेंटर पे कि हमारा जीएसटी का पैसा दो, जल्दी दो। ठीक है, तो लाखों करोड़ रुपए तो उसका पेंडिंग पड़ा, खा नहीं सकते तो डॉक्यूमेंटेड रहता है, खा कुछ नहीं सकते, ठीक है। और दिल्ली का ही नहीं, आप इंटरनेट करोगे तो आपको यूपी का भी दिखेगा, महाराष्ट्र सबका पड़ा है पेंडिंग, लेकिन पैसा वापस नहीं जा रहा। ये जो 42% बोलते हैं ना, ये भी नहीं जा रहा, इससे कम ही जा रहा है, मुश्किल से मुश्किल 20% लौटा रहे हैं, किसी का तो लौटा ही नहीं रहे। ट्रांसफर भी नहीं हो रहा ना भाई। एक लोता टैक्स सिस्टम ऐसा है जीएसटी, जिस टैक्स सिस्टम के अंदर ही 2 लाख करोड़ से ज़्यादा घाटा पड़ चुका है। अब टैक्स कलेक्शन तो है, टैक्स आया खर्चा कर दिया, इसमें घाटा कैसे पड़ सकता है? लेकिन गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग इसमें भी 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का घाटा है, ठीक है। सोचो टैक्स कलेक्शन में इतना घाटा, और ये क्यों हुआ घाटा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जीएसटी को बहुत जल्दबाजी में लॉन्च किया। जैसे आपने वो देखा था ना कि कास्केडिंग इफेक्ट से बचाएंगे, ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो चतुराई होती है, इंडिया चतुर लोगों का देश है, और इंडिया वालों ने क्या किया है कि रिम्बर्समेंट तो मिलना ही था, ठीक है। एक इंसान ने अपनी ही 10 कंपनियां खोली। जैसे जीएसटी अब लॉन्च हुआ, अगर आपने उस टाइम पे हमारे मोदी जी की स्पीच सुनी होगी तो उन्होंने बोलता लाल किले से कि हमने क्या कहते हैं तकरीबन 3 लाख शेल कंपनियां बंद कर दी, हड़कंप मचा हुआ देश में। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही 15 से 20 लाख शेल कंपनियां और खुली। और पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लो उठा करके, धड़ाधड़ एक इंसान ने क्या किया 10 कंपनियां खोली हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, प्रोडक्ट यहाँ बना एक पे, उसने अपनी दूसरी कंपनी को बेच दिया वो प्रोडक्ट, फिर अपनी तीसरी को बेचा, फिर अपनी चौथी कंपनी को बेचा, फिर 5वीं कंपनी को बेचा अपनी, ऐसे करते करते उसने 6ठी 7वीं कंपनी, 8वीं कंपनी, 9वीं कंपनी और फाइनली 10वीं कंपनी जो मार्केट में आ गई, चलो उसको बेच दिया, ऐसे बेचा। अब जहाँ जहाँ बेच रहा है, एक तो प्रोडक्ट की कीमत चलती जाएगी, और सबसे उसने डाले रिम्बर्समेंट के लिए कि लाओ पैसा वापस दो टैक्स का, समझ रहे हो। सर्विस तो एक बार हुई, गुड्स तो एक ही रहा, लेकिन उसमें रिम्बर्स का अमाउंट कितनी बार मांगा उन्होंने, निकालो, ठीक है। मतलब जो चीज रोकने के लिए बनाया था इन्होंने उसी का ये तोड़ कर दिया कि लो कर लो, क्या करोगे। तभी इसको बोला गया था कि मत लॉन्च करो जल्दबाजी में, मर जाओ, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं माने। इन्हें 8 साल आकर ना भाइयों बहनों, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कोई ना। लेकिन जीएसटी अच्छा है, गवर्नमेंट भी अच्छी है, लेकिन जीएसटी अच्छा है, हमने कल पढ़ा था ना, जीएसटी तो अच्छा है। एक देश एक कर, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या होगा? एडिटिंग हो जाएगी। नहीं, एडिटिंग वाली बात नहीं, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जीएसटी तो अच्छा है, नो डाउट। पेट्रोल और अल्कोहल भी तो इसमें आना था, आना था लेकिन अभी आएगा नहीं, जल्दी जल्दी में नहीं आया था। हाँ, तो इसीलिए समस्या बन चुकी। और देखो असल में हुआ क्या है, जो ये है ना आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सहमति ही इस वजह से दी है कि उन्होंने साफ बोला है कि गलती से भी पेट्रोल और अल्कोहल को टच नहीं करोगे अभी के लिए, तब सहमति मिली। अब बात करें, चलो पेट्रोल डाल भी लो इसमें, कह रहे अल्कोहल का तो नाम ही मत लेना। अगर अल्कोहल पे जीएसटी का बात की तुमने तो दफा हो जाए यहाँ से, सर अगर हम चाहते नहीं हैं। अल्कोहल और पेट्रोल जो है जीएसटी में आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब इस तरह से अब देखो एक बात सोचो कि मान लो आ गया, ठीक है, अच्छे से अच्छे स्टेट की इकोनॉमी इस पे अल्कोहल और पेट्रोल पे चल रही है,
ठीक है इस टाइम पर। और वही चीज़, वो जो मोटा एक हिस्सा आ रहा है वो चीज़ चला गया सेंटर के पास नोट करके, ठीक है। तो ऑटो भले ही पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, एल्कोहल आपको सस्ता हो जाएगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका पूरा फंडिंग वापस कर देंगे उनको, उनकी पूरी फंडिंग वापस जाएगा, वो तो रुक जाएगा पैसा। वो कह रहे जब अभी तक हुआ नहीं, आपने तब रोक रखा हमारा पैसा, ठीक है, तो आगे हम आपका भरोसा कैसे कर लें, कैसे हम दे दें आपको, सिंपल सी बात है, ठीक। पीछे यूपी की इकोनॉमी बढ़ी नहीं, अब जो ये सारे पैसे हैं अब लगे हैं उत्तर प्रदेश के विकास में, ठीक है। चुनाव है तो क्या करें, अब देखो चुनावी मैदान में उतर करके हैं, मतलब सड़कें बननी शुरू हो गई है, गाँव की सड़क या तो रिपेयर कर रहे हैं, पट्टी सी लगा रहे हैं, या गड्ढा वहाँ पे यूं बिछा बिछा करके कि चुप हो जा। जो सही है ना, अब तो वो भी बननी है। अच्छा, नया विकास आया है, ठीक है, नया विकास है। तेरे घर वाले पछताते नहीं है तेरे नाम से, एक विकास और एक प्रगति, इन्हें गुस्सा नहीं आता होगा क्यों हो, लेके जाओ इन्हें, यहाँ रखे हमारे पास दोनों, कुछ तो देश में लगाओ, देश की तरक्की बढ़ाओ। चलो आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं मल्टी स्टेज टैक्स के बारे में कि मल्टी स्टेज टैक्स क्या है। बस सर इतना ही थी। हाँ उसमें इतना ही है। तो मल्टी स्टेज टैक्स में देखो, पहले मान लो हमने सब कल पढ़ा था इसमें कि एक हिस्सा था उसमें रॉ मटेरियल वाला, तो इसको ख़त्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, रॉ मटेरियल पे टैक्स, रॉ मटेरियल पे क्या लग रहा है, वैट लग रहा है आगे जा करके, तो वो ख़त्म हो गया, रॉ मटेरियल पे वैट लग रहा है, तो ये ख़त्म कर दो कि हटाओ इसे, ठीक है। एक है आपका प्रोडक्शन पे लग रहा है सैन वैट, कल लिखवाया था सैन वैट, तो प्रोडक्शन में सैन वैट लगेगा, उसको ख़त्म किया गया कि हटाओ इसे, इससे भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आता है होलसेल मार्केट में, तो उस पर जो होलसेल मार्केट है उसमें वैट लग रहा है इसके ऊपर, तो इसे ख़त्म किया गया कि हटाओ इसे वैट नहीं लगेगा, सर होल वैट या होलसेल, मतलब होलसेल वैट लिख लो, ठीक है। इसके बाद में रिटेलर पे वैट आएगा, वहाँ पे अप्लाई होगा बस ये, ठीक है, रिटेलर पे उस पर नहीं लगेगा, रिटेलर पे वैट है तो वहाँ हट जाएगा ये। और इसके बाद में फाइनली ये कंज्यूमर पे जब जाएगा तो कंज्यूमर पे लगेगा, कहाँ लगेगा, कंज्यूमर पे लगेगा। तो जब मल्टी स्टेज बनी इसकी, ये वाली इन सब पे हटा दिया गया क्योंकि इनको रिम्बर्स मिल रहा है, ठीक है, तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, सीधा कंज्यूमर देगा, आप ही दोगे टैक्स, ठीक। इसके बाद अगला बात करेंगे हम इस पर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि वैल्यू एडिड तो ये हो गया वैट वाला हिस्सा, ठीक है, वैट वाला हिस्सा ये हो गया वैल्यू एडिड टैक्स। अब आओ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और जो ये है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसकी खासियत थी कि एक स्टेट था आपका पंजाब और एक स्टेट तमिलनाडु, और इन सबसे बढ़ चढ़कर जो स्टेट इसके विरोध में आया, बता सकते हो मैप में कौन सा स्टेट होगा? पंजाब इसके खूब विरोध में था कि नहीं, किसी भी कीमत पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को मत बनाओ। तमिलनाडु भी खूब विरोध में था इसके, और एक स्टेट ऐसे जो बहुत बढ़ चढ़ के जिसने सबसे ज़्यादा विरोध किया इसका है। सबको एक बार एक आंसर बोलने का हक दिया जाता है। राजस्थान, दो लोगों ने राजस्थान बोला, और कोई? हाँ और कोई पता नहीं? तेलंगाना और कोई? सारे स्टेट बोल दो। झारखंड, शाबाश, और कोई? उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया। उड़ीसा, ओहो बहुत अच्छे। बिहार, क्या बात है। और बताओ अब आप बता दो सर। हैं? अब आप बता दो। चलो मैं बता दूं, ये स्टेट है गुजरात। मोदी जी का सबसे ज़्यादा विरोध गुजरात ने किया इसका कि नहीं करना है ये वाला, तो सड़क पर उतर गए थे। घर के लोग ही थे। अब सोचो, गुजरात वालों ने बोला कभी नहीं, ये ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो जो टैक्स लग रहा है, देखो प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या लगेगी आपकी? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लग रही है। प्रोडक्शन के बाद में वो सेल के लिए जा रहा है, तो सेल के टाइम पे क्या लग रहा है यहाँ पर? वैट हो गया। जो सेल टैक्स था उसको
वैट में कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में जो कंजप्शन पे जा रहा है, तो कंजप्शन पे जाते हुए आप इसे कह सकते हो इस पे एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है। डेस्टिनेशन में से एंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो हो गया, ये जो टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि सप्लाई पे लग रहा है। ये किस पे लगेगा? सप्लाई पे लगेगा। ये टैक्स सप्लाई पे लगेगा इसकी। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो भी लिख लो पहले। देखो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जैसे मैंने बताया आपका कि आप ऐसा कर सकते हो कि मान लो, पहले समझाया था इसको ना, इसको बाद में करते हैं कि एक स्टेट है, चलो तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु स्टेट में रॉ मटेरियल लिया गया और प्लस में इसका कर दिया प्रोडक्शन वहाँ पे, ठीक है, रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन कर दिया। वहाँ से आगे बढ़ के आ गया, चलो दिल्ली, प्रोडक्शन जो हो गया दिल्ली आ गया, और दिल्ली में आपका जा रहा है आपका ये रिटेलर के पास, और रिटेलर से जा रहा क्या? कंज्यूमर के पास, ठीक। तो अब देखो ये क्या हुआ, यानी कि जब कंज्यूमर के पास जा रहा है, ये तमिलनाडु बना, तमिलनाडु बन करके सप्लाई हुआ कंज्यूमर तक पहुँचा, दिल्ली, और दिल्ली से पहुँचा कंज्यूमर। कंज्यूमर तो कहीं भी हो सकता है, पूरे इंडिया में कंज्यूमर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ सप्लाई, यानी डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया? डेस्टिनेशन दो चीज़ों का है, एक मान लो मैं हूँ, मैं आपको यहीं से ये दे दूँ उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में, भाई कस्टमर पहुँचा तो भी डेस्टिनेशन हो गया उसको वहाँ पे। एक डेस्टिनेशन लंबा भी हो सकता है, एक इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, जब लंबा उस पर जाएगा तो सप्लाई हो गई, कहीं भी सप्लाई हो रही है एक तरह से। क्लियर हुआ कि सप्लाई पे कैसे हुआ ये, ठीक है भाई। अगर कोई प्रोडक्ट तमिलनाडु में बन रहा है और वो दिल्ली पहुंच रहा है, तो कोई भी इंसान जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो उसका कॉस्ट आने का जो सप्लाई खर्चा होगा वो तो लेगा ही उससे, समझे भाई। वो तो क्या देगा कि मेरा 50 रुपये खर्चा लग रहा है पर पीस के हिसाब से, ट्रेन का या बस से, जिससे भी वो भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वो तो कंज्यूमर चलेगा, वो थोड़ी ना उसको सप्लाई फ्री में कर देगा, ठीक। सर ये हाँ। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स पर अभी तो पढ़ाया था कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, जिसमें मल्टी स्टेजेड टैक्स थे, वैल्यू टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वो सारी। कॉम्प्रेस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लग रही है, सर्विस टैक्स नहीं लग रहा है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही है, स्पेशल वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लग रहा है, वो सब कॉम्प्रिहेंसिव में तो था, ठीक है। अब बात करते थोड़ा सा इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के ऊपर। तो देखो एक पॉइंट समझो, अच्छा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर था ये? 88 जीएसटी 101 बिल्कुल सही, कल तो बताया था 101। भटक गया लड़का, ये मूवी के बारे में सोच रहा है कि 28% ना लग जाए, है ना। नहीं सर, वो कल आपने पढ़ा था ना पूर्णिमा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 101 बार। दूसरा, संसद के अंदर एक नहीं 4 कानून पास हुए, ध्यान रखना। जीएसटी को लागू करने ऐसे नहीं कि जीएसटी एक कानून पास हो गया ना, ये गलत है मतलब ना, 4 अलग अलग लॉ पास हुए हैं, ये भी लिख लो, ठीक है। तो आप ऐसा कर लो कि संसद में 4 एक्ट हुए। 4 एक्ट कौन कौन से, ये मैं बता रहा हूं। एक है सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट, ठीक। एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट,
यूटी जीएसटी को आप स्टेट में ले सकते हो, स्टेट और यूटी जीएसटी एक साथ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इसको, यूटी स्टेट और यूटी, ठीक है। और एक है आपका ये कंपेंशन एक्ट, क्योंकि कंपेंसेशन तो देना है ना भाई, कंपेंसेशन की बात थोड़ी डाल दोगे ऐसे ही, जब तक उसे बोलोगे ना, वो बोलेंगे बताओ कहाँ कानून में, तो कंपेंसेशन भी होगा, कंपेंसेशन एक्ट भी होगा, ठीक है, तभी तो कंपेंसेशन दिया जाएगा। कानून बनने के बाद नहीं मिल रहा, और कानून ना बनता तो कैसे मिल जाता, तब तो भूल ही जाओ कि मिलेगा कुछ भी, ठीक है। एक्ट के आपने बात कर लिखा है एसजीएसटी में, एसजीएसटी एक्ट, यूटी मतलब यहाँ पे स्टेट मान लो, और ये यूनियन टेरिटरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होगी ना इसमें, तो इसलिए। और तीसरा इसमें ये बात भी कह सकते हो कि थर्ड, कि राज्यों के लिए देखो, जहां ये यूटी है, यूटी इसके सब कॉमन हो जाएंगी, यूटी सबकी सब कॉमन हो जाएंगी, क्योंकि वो सेंटर के अंडर में ही है, ठीक है। लेकिन राज्य सेंटर के अंडर में नहीं है, तो सभी राज्यों के लिए अलग अलग, मैं फिर बोल रहा हूँ, सभी राज्यों के लिए अलग अलग। अगर उस टाइम पे 29 स्टेट थे, ठीक है, तो 29 अलग अलग ये जो आपके ये स्टेट पास हुए हैं, ठीक है ना, 1 by 1 ऐसे लिख सकते हो इसमें, 1 एक्ट ऐसे पास हुए हैं जो आपका स्टेट जीएसटी के लिए पास हुए हैं, स्टेट जीएसटी एक्ट कर लो। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो जो यूनियन टेरिटरी हो गई, जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सब तो केंद्र के अंदर ही हैं भाई, केंद्र शासन करेगा इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो आपका स्टेट हो गया, स्टेट तो सब अलग अलग है, स्टेट में अपने टैक्स भी हैं, ठीक है। तो हर स्टेट के लिए, जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो सारे स्टेट हो गए, तो स्टेट का सबका अलग अलग स्टेट एक्ट पास किया गया है। महाराष्ट्र के लिए पास किया गया, अलग से किया गया है, बिहार के अलग से पास किया, क्योंकि जब उनका पास कर देंगे तो वो अपने राज्यों में उस कानून को लेके जाएंगे, और वहाँ की जो विधानसभा होगी वहाँ पर उसको पास करवाएंगे, अप्रूव करवाएंगे, लीगली अप्रूव करवाएंगे, ठीक है ना। तो सर एक एक करके 29 एसजीएसटी पास, हाँ ऐसे पास हुए हैं ये। तो अब ऐसे कह सकते हो, जो आपका सेंट्रल जीएसटी एक्ट हो गया, सेंट्रल जीएसटी एक्ट जो हो गया वो केवल केंद्र के लिए हो गया, ये वाला, इस पे जो लेगा वो कौन लेगा, केवल सेंट्रल लेगा। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 269 के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो स्टेट हो गया, स्टेट अपना पार्ट लेगा, और जो आईजीएसटी हो गया उसमें इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के ऊपर होगा, जिसमें सेंटर ही लेगा और सेंटर स्टेट को दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रा स्टेट क्या होता है। एक होता है इंटर स्टेट, होता है इंट्रा स्टेट, और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको कि कैसे कैसे दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर आईजीएसटी के लिए आपने क्या टर्म यूज किया था? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटीग्रेट, हाँ इंटीग्रेटेड भी कह लो, इंटर स्टेट भी कह सकते हो, इंटीग्रेटेड कह लो, इंटीग्रेटेड हो गया। देखो मेरे पास जो डेटा है ना, ये तकरीबन होगा 3 साल पुराना डेटा है मेरे पास, और 3 साल पहले के डेटा में ये मान के चलो कि दिल्ली का जो पेंडिंग अमाउंट लिखा हुआ है मैंने, वो लिखा हुआ 50,000 करोड़ रुपए 3 साल पहले, 3 साल पहले जो जीएसटी में पेंडिंग बचा था। मध्य प्रदेश का 3,000 करोड़ रुपए है, महाराष्ट्र का है 22,485 करोड़ रुपए, कर्नाटक 13,000 पे खेल रहे हैं, उत्तर प्रदेश 11,742 करोड़, गुजरात 11,563 करोड़, तमिलनाडु 11,000, ऐसा का सभी का है, मतलब तेलंगाना, छत्तीसगढ़ सबका ही है ऐसे। दिल्ली का, हाँ अब तो 3 गुना मान सकते हो। और एक बार कोई गूगल करना कि अभी दिल्ली का या यूपी का कितना पेंडिंग है राइट नाउ। पेंडिंग जीएसटी, हाँ पेंडिंग, करंट जीएसटी अमाउंट पेंडिंग, इसको जरा देखना। सेंटर के पास ये सारा, सेंटर के पास ये सारा भाई जो खासतौर पे इंटीग्रेटेड टैक्स हो गया, वैसा को लेके तो सेंटर है इसको सबको,
और फिर देगी सेंटर उन्हें कि लो भैया चला लो अपना काम, ठीक है। तो इसे क्लियर कर दूँ अब इसको। अब इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रा स्टेट कैसे होता है, एक राज्य के भीतर ट्रांजेक्शन करते, जब राज्य के एक के भीतर होगा, ठीक है। यानी कि दिल्ली का 3 साल का बजट पेंडिंग है, 30, अगर दिल्ली का 30,000 करोड़ का बजट होता है, मतलब खर्चा है इतना, ठीक है। तो अगर ये पैसा दे दे तो दिल्ली में और चीज़ें फ्री मिल जाए हमें। टोटल 2.06 लाख करोड़ है सब स्टेट का। कितना? 2.06 लाख करोड़। बताओ, यानी कि आप मान सकते हो कि 2-2.25 लाख करोड़ का घाटा जीएसटी में लाख करोड़ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बजट हो गया पूरा, तो इतना घाटा जीएसटी में है। बताओ, ये देना है इनको, दे क्यों नहीं रहे वापस? अब जबकि बढ़ा के देना था, बढ़ाना छोड़ो, जो है वो ही नहीं दे रहे तो, ठीक। हालांकि चलो ठीक है, बेचारे गरीब हैं, क्या करें। जा कहाँ रहे थे सर? संसद ना बन रही है, सर कांग्रेस ने कराया ना घोटाला, हैं? सर रिकॉर्डिंग कांग्रेस ने घोटाले कराया ना। कांग्रेस जीएसटी लाई थी, सर बीजेपी गवर्नमेंट कहती है ना। हाँ ये तो बात है। अब वो एक वो टर्म और था, जैसे ना पेट्रोल महंगा हुआ था, तो कांग्रेस ने कहा कि 1 लाख करोड़ के, बीजेपी ने कहा 1 लाख करोड़ के बॉन्ड है जो कांग्रेस ने लिए हुए थे और उनको चुकाना है पेट्रोल का। तो अब फिर वही मुद्दा उठ गया है। तो न्यूज़ वाले कह रहे हैं एक बात बताओ कि आपने कहा 1 लाख करोड़ का, जबकि आप पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपये तो वसूल चुके हो, तो 1 लाख करोड़ काट दो, 3 लाख करोड़ तो आप पे एक्स्ट्रा आ गया। अब पेट्रोल तो सस्ता नहीं हो रहा। फिर नहीं जी ये बात नहीं है, आपको टेक्निकल टर्म नहीं पता, फलाना नहीं पता। मैंने कहा ठीक है। फिर कहते हैं वैक्सीन लग रही है, कमाल हो गया। सर अभी तक बोला टोटल कितना खर्चा हो गया वैक्सीन में, ठीक है अप्रॉक्स? मेरा मानना है कि वैक्सीन पर कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ, शायद 200-300 करोड़ रुपये होगा ज़्यादा। पीएम केयर फंड में भी तो पड़ा। 500 करोड़ तो दिया था इन्होंने वैक्सीन के लिए, और एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी दिया है। पीएम केयर फंड से दिया था। हाँ पैसा बढ़ा रहे वैक्सीन के नाम पे कि वैक्सीन उन्होंने खर्च किया। भाई एक बात बताओ, बहुत सिंपल चीज़ है, जो वैक्सीन की बोतल देखी है, एक में 4 को लगा रहे हैं सर। नहीं ज़्यादा भाई, हाँ एक में 10 को लगा रहे हो आप वैक्सीन की बोतल, 5 ml लग रहा है ओनली, 5 ml, ठीक है। और देश में पहली बार थोड़ी वैक्सीनेशन हो रहा है, पोलियो हमेशा होता हुआ आया है, हमेशा। और एक बच्चा पैदा होता है तो उसका तो वैक्सीनेशन हमेशा होता रहता है। और हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कभी मान लो कुत्ते ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया आपको, या वैसे भी कोई बीमारी हुई तो उनके इंजेक्शन भी लगते हैं वहाँ पर, तो वैक्सीनेशन चलता रहता है। इसमें कौन सा नया तीर मार लिया? कोई नया तीर थोड़ी मार लिया, और क्या फ़र्क पड़ गया अगर चल भी रहा तो। लेकिन और जो एक बात सोचो, आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग में हमने जो वैक्सीन थी वो दूसरे देशों को बेच दी। वैक्सीन कैसे आया था हमारे यहाँ कि हमने दूसरे देशों को बेच दी, तो जितने की बेकी हमने तो उससे उतना पैसा कमा लिया, इतने का हमारे यहाँ वैक्सीन लगनी थी, पैसा तो मिला ना उससे, हमने उससे पैसा कमा लिया इतना, तो फिर काय करो ना, बेकार की बात है कि मतलब जिस इंसान के पास फैक्ट ना हो, उसको इकोनॉमिक्स ना आती थोड़ी बहुत भी, उसको जैसे मर्जी उल्लू बना दो कि ये हुआ है, ठीक है, वो हुआ है। और इस हिसाब से तो फिर तो कांग्रेस गवर्नमेंट से बेस्ट गवर्नमेंट कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी सारी सर्विसेज दी हैं। फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो मनमोहन के टाइम पे आया था, वहाँ पे भी चीज़ सस्ती मिली है, फ्री में भी अनाज मिले हैं लोगों को, लेकिन पेट्रोल तो फिर भी सस्ता था, ठीक है। उस टाइम पे तो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था। और चलो हम एक बात और मान लेते हैं कि भाई ठीक है, जो पेट्रोल की कीमत है वो वैक्सीन के लिए बढ़ रही है, तो फिर तेल, रसोई गैस, इन सब का पैसा काय के लिए? इन सब का पैसा तो बिना वजह में जा रहा है। इनसे क्वेश्चन कौन पूछता है? जो पूछ ले वो देशद्रोही नहीं है। वही तो। इनसे ये पूछते तो बचपन में क्या किया, मैं उससे ये पूछा क्या चल रहा है। और एक क्वेश्चन तो मेरे को बड़ा पसंद है, वो अंजना ओम कश्यप का, उन्होंने बोला मोदी जी आप बटवा नहीं रखते। मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री देश का, ये बटवा रखेगा? मैं काउंसलर बन जाऊँ, मैं अपने रिश्तेदारों को मना कर दूँ बटवा मत रखना बे, जिस मेरी दुकान जो मैं उठा लो, मैं बैठा हूँ पीछे, मैं अपने दोस्तों को बोल दूँ कि कब्जा कर लो, दुकान में उठाना चाहिए, कब्जा कर लो। भाई पावर है, क्यों ना बोले इंसान, ये नमूना बना करते हैं। ऐसी सी बात कर रहे हैं। हाँ चलो खैर, अब बात करते हैं, लिख लो एडिंग इंट्रा स्टेट। मोदी के हाँ पता नहीं क्या है, वो मोदी की बारे सुन नहीं सकती। और कंगना रनावत ने भी स्टेटमेंट दे दिया, देखो वो तो सटिया गई है बुढ़िया, अब तो उसे बुढ़िया ही बोलो, उम्र इसको सटिया में लग रही है मुझे। उसने पद्म भूषण अवार्ड मिल गया, उसके बाद बोल रही है कि असल में आज़ादी हमें 2014 में मिली है। मैंने कहा इतनी भक्ति अच्छी नहीं होती।
ठीक, फेंक देगा कोई इलेक्शन जो हुए थे 14 में, उससे पूछो गलती से इन केस सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार आ फिर गई। तुम्हारा वोट लेगी पहले तो। किस कोने में कोठरी में पड़ी होगी ना, मिलेगी भी नहीं, सारे वोट छीन लेगी सरकार है, काला पानी की सजा। काला पानी से हो जाएगी। ये बात सही है। चलो अब समझते हैं कि इंट्रा स्टेट में किस तरह से पैसा लिए दिया जाता है। मान लो कि हम 20% मान चले कि 20% टैक्स लगा किसी चीज़ पे, तो 20% में 10% ऐसा डिवाइड इसको कर देते हैं 10%। वो सोच रही होगी कि भक्ति करके हो सके भारत रत्न मिल जाए। हाँ, भारत रत्न अब मिलना 2 लोगों को तय है बिल्कुल, जो भविष्य में मिलेगा। मोदी, एक मोदी को मिलेगा, ठीक है, और हाँ एक अमित शाह को मिलेगा। ये इनको तय है, कतई तय है कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सोच रही मेरा भी नंबर लग हाँ, आप लोगों ने बुक पढ़ी है बाल मोदी? नहीं पढ़े, नहीं पढ़ी? हम ये पढ़े। एक बुक आई है, इंटरनेट में मिल जाएगी, उसको पढ़ना। मैंने पढ़ी थी उसकी कहानी बाल मोदी की। उसमें पता क्या लिखा था कि नदी किनारे कुछ लोग बॉल खेल रहे थे, कैच खेल रहे थे, बॉल तो खेल रहे थे। एक तो नदी किनारे खेल रहे थे, ये अजीब बात थी। फिर वो बॉल उछल करके जब नदी किनारे मगरमच्छ बैठे उनके बीच में जाकर गिर गई, मोदी जी गए और मोदी जी गए कि हम लेके आएंगे इस बॉल को, और मोदी जी बॉल लेने भी गए, बॉल भी लाए, साथ में मगरमच्छ का बच्चा भी ले आए। हाँ सर। हमने कहा मगरमच्छ से पागल थे क्या था कि उन्होंने बॉल भी दे दिया, अपने बच्चे ने ले जा तू तो मोदी है। मतलब कुछ भी हो रहा है, ये नए अवतार प्रकट हुए हमारे, और इन बातों का कोई संबंध नहीं हकीकत से। ये सब चीज़ें काल्पनिक है। वो तो सरकार बहुत है। सरकार बची है, सरकार कोई बुरी नहीं होती भाई, देखो ठीक है। चलो अब देखते हैं ए, कोई पर्सन है ए, और उसके बाद में कोई पर्सन है बी। इसको ऐसा कर लेते हैं हम इसको, ठीक। अब ए जो पर्सन है वही वाला टर्म लेंगे कि रॉ मटेरियल से उठाएंगे इसको, कि हमने रॉ मटेरियल वाला हिस्सा है, रॉ मटेरियल हो गया आपका 100 रुपये का, ठीक है। अब रॉ मटेरियल 100 रुपये का हो गया, तो इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इसमें प्लस करेंगे आप 10% उसके हिसाब से 10 रुपये होगा जीएसटी का, जो आपका सेंट्रल जीएसटी बन जाएगा, और 10 रुपये प्लस में इसका किसका हो गया, स्टेट जीएसटी का। इस तरह से लगेगा। तो कितना अमाउंट हो गया इसका, 101 से, ठीक है, 120 रुपये का इसका हो गया अमाउंट, 120 रुपीज़ का अमाउंट हो गया इसका, ठीक। इसके बाद जो आपकी अगली स्टेज बनेगी, यानी कि ये पे आपको कर देना है पैसा, ठीक है। अगली स्टेज पे ये चीज़ यहाँ आ गई। अब यहाँ आने के बाद कि सपोज़ कि यहाँ पे इस पे प्लस में एक्स्ट्रा कुछ पैसा लग जाए, ठीक है, यानी कि मान लो कि इस पे 40 रुपये आप एक्स्ट्रा मान लो कि 40 रुपये हम प्लस कर रहे हैं इस पर यहाँ लाने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी कॉस्ट कितनी लेके चलेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी लेके चलेंगे अब इसकी हम बताओ। 100 नहीं, यही तो गलती करते हो हर बार। इसको भूल जाओ, टैक्स वाले हिस्से को इस पे लगना है, प्रोडक्ट पे लगना है, तो 140 हुआ यहाँ पर। अब 140 पे जो जीएसटी लगेगा 10% वो कितना बन गया, 14 रुपये हो गया। तो 14 प्लस करना और यहाँ पे 14 प्लस करना है। एक हो गया सेंट्रल जीएसटी, एक हो गया स्टेट जीएसटी। तो अब कितना अमाउंट हुआ इसका, 168। देखो मैं मैथ कर रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ, कहीं गड़बड़ हो तो पकड़ लेना, बता देना, ठीक है। 168। अब मान लो ये चीज़ वापस बी से गई किसके पास, सी के पास, ठीक है, सी के पास ये चीज़ गई, और सी के पास जाने पे इसमें मान लो अपने 60 रुपये का और इंक्रीमेंट करते हैं हम, चलो प्लस 60 रुपये हम इसमें और कर रहे हैं। तो अब कितना हो गया इसका अमाउंट, 200 हो गया। पक्का, पक्का। बहुत बढ़िया। क्या अमाउंट हो गया इसका, 200 रुपये, ठीक है। अब 200 रुपये जो अमाउंट है उस पर हम वापस से अप्लाई करेंगे 20% का जीएसटी। 10%। अब देखो फिर तुम यहाँ गड़बड़ कर गए। अब सोचो, ये हो गया है कंज्यूमर पे लगने वाला, फाइनल कौन देगा पैसा, कंज्यूमर देगा। अब देखो ऐसा समझना है इसको, मान लो यहाँ पे आपका 20%, ठीक है, और यहाँ पे आपका 20 हो गया, ठीक है। सर परसेंट या रुपीस? हाँ रुपीस, मतलब जो 200 का लगेगा 10% के हिसाब से मान लो, चलो ऐसे ही करते हैं कि 10% के हिसाब से कितना होगा, 20 रुपये इसका और 20 रुपये इसका होगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई,
240 हो गई रुपीज़ माने इसको, ठीक है ना, 10% ही ले लिया हमने, उतने लेंगे तो 240 ही हो गया। अब यहाँ जो अमाउंट लगा टैक्स का वो कितना रुपए लगा, ये देखो 10-10 रुपये लग गया, ध्यान देखो 10-10 रुपये लग गया। बाद में यहाँ कितना लगा है 14-14 रुपये, ठीक है, लेकिन ये रिम्बर्स हो रहा है ना बार बार। अब एक बात सोचो कि यहाँ पे 4 हुआ और 14 में से 20 में 14 का कितना बचा 6, तो असली जो टैक्स दिया वो कितना दिया 6 रुपये गया, जो कंज्यूमर की जेब से वो मतलब जो रियल में टैक्स जो दिया गया है सर गवर्नमेंट के पास हाँ, ओवरलैपिंग ऑफ टैक्स खत्म करना है। जो टैक्स पहले पे कर दिया वो डिलीट होता जाएगा ना भाई। यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो 10 रुपये यहाँ आ गया है, यहाँ 14 रुपये है, तो यहाँ से 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, 4 रुपये हो जाएगा। और अगर यहाँ 20 रुपये है तो उसको माइनस किया जाएगा 14 रुपये को इसमें से, तो 6 रुपये बचा, यानी 2 रुपये तो बढ़ा, टोटल 6 रुपये हुआ। क्लियर हुआ मामला या कन्फ्यूजन? एक बार और देखो, यहाँ आपने 10-10 रुपये 10% का दे दिया, ठीक है। अब जब यहाँ 10-10 रुपये दे दिया और 40 रुपये आपने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, 140 हो गया इसका अमाउंट। 140 के हिसाब से 10-10% लगा लो, 14-14 रुपये बन गया। लेकिन आप पहले 10-10 रुपये पे कर चुके हो, तो यहाँ पे रियल जो वैल्यू बनी है ऑटोमेटिक कितनी बनी, 4 रुपये नहीं हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस 140 में आपने प्लस कितना किया 60 रुपये, क्या आपने और वैल्यू एड कर दी 60 रुपये, तो अमाउंट कितना बढ़ गया 200 रुपये। 200 रुपये पे 10% बना टैक्स, तो 20 और 20 हो गया ना 10 रुपये बना, तो 20 रुपये के हिसाब से आप लगा लो कि आपने ऑलरेडी पे कर रखा था 14 रुपये, इस वाले को हटा के इसको टोटल मान लो, तो 10 रुपये उसमें डिलीट हो जाएगा, सॉरी 14 रुपये में डिलीट कर दो 20 में से, तो 6 बचा। मतलब ये सर 14 रुपये जो वो रिइंबर्समेंट हो गया, बस 400 रुपये वो टैक्स हो गया एक सरकार को। ऐसे। अब ओवरलैपिंग नहीं हुई, रिइंबर्स का मतलब जो कंपनी ने पे किया वो उनके पास वापस चला गया, कंज्यूमर पे लग गया टैक्स फाइनल जा करके। इसलिए कंज्यूमर को क्या हेल्प लिस्ट है, कंज्यूमर को ये हेल्प लिस्ट है कि जो टैक्स का पैसा था उसके ऊपर जो टैक्स हमने कल देखा था कि टैक्स के पैसे पे टैक्स जो लग रहा था वो नहीं देना पड़ा उसे, समझ रहे हो। कल हमने देखा था नहीं कि 10-10 रुपये प्लस करते आ रहे थे, उसमें फिर टैक्स लगते आ रहा था, वापस प्लस करते उसमें टैक्स लग रहा था। तो यहाँ पे टैक्स का पैसा कहीं प्लस किया हमने अब तक नहीं किया, हमने ऊपर गुड्स एंड सर्विस का पैसा प्लस किया बस, ठीक है। इस तरह से इसको नोट कर लो, काम आएगा। अब ये है इंट्रा स्टेट, अब इसमें देखिए इंटर स्टेट में कैसे होता है। देखा मैंने मैथ सोल्व कर दी, थैंक यू। नहीं, जब मैं मैथ सॉल्व करता हूँ ना बड़ी खुशी होती है कि ओहो मैंने की है। सर जो कल आपने लेक्चर की वीडियो बनाई थी वो अपलोड होगी सर? रेडी हो जाएगी आज, अच्छा तब होगी। ये तो बच्चों वाला तो मैं तो ये बड़ा लगता हूँ पागल, मैं भी तो बच्चा ही हूँ। क्या बोला इसने? कुछ तो बोला। चार पानी है अच्छा सही बताओ, फिर चाप खिलाएंगे। मलाई वाली चाप, अच्छा अफगानी वाली, खाली है चाप से नफरत हो गई। पनीर टिक्का इसे हुआ तो कुछ और है, नाम चाप का बिले में, नाम चाप का बिले में। अच्छा नॉन वेज हैं मुंह में पानी आ गया। चाप जिंदगी तू वो खाएगी तो नॉन वेज में खाती है चाप नहीं खाई। जी सर, हाँ सर वहाँ पे अगर सर 60 रुपये ना बढ़ाए सर 40 रुपये बढ़ाए तो सर वहाँ पे अगर 60 रुपये लिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे हाँ सर, हाँ तो 40 बड़ा, सर सर 30 रुपये बढ़ाए तो सर वो तो डिपेंड करता है ना, मैंने तो एक राउंड फिगर लिया है। अपने ऊपर डिपेंड करता है और भाई तेरा आइटम तेरी वैल्यू जितना मर्जी बढ़ा सर ये नुकसान होना है सर, है। सर उस लॉस होगा क्यों लॉस होगा? सर, फिर तो 3 से 3 मतलब ये 3 का अंतर आएगा ना, मतलब ऐसे हिसाब से। अबे एक बात बता सुन, ये है वैल्यू हम उसकी प्रोडक्ट की, ये वाली तू मान ले इसमें सीधा कर दे कि तूने यहाँ पे 60 ना बढ़ा करके 10 रुपये बढ़ाया, चल बट तू ये देखना तेरा प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा तेरे को, कंज्यूमर को, तेरे को जेब में कितना बचना है। तो ये लगता है कि 10 रुपये बढ़ाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट अच्छा खासा निकल जाएगा फिर भी, तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 150 कर दे, ये ले
150। अब 150 के हिसाब से कितना कितना लग गया, 15 रुपये हो गया। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 15 हो जाएगा, हो गया 15। अब इसमें से टैक्स माइनस कर तो एक हो जाएगा टैक्स, बस सिंपल, ये एक टैक्स हो गया तेरा। इसमें क्या बाबू, डरने का नहीं। और ये कितना हो गया, 180। ठीक है। मतलब मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि मैथ में आसानी चला जाऊँ, तुम टफ करने लगे हुए थे। और अच्छा तुमने माइनस या नेगेटिव या पॉइंट में कोई डिजिट नहीं बताई। चलो अभी इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है। अभी तुम यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, जब 5-6 महीने कर लोगे ना, तुम्हारी हालत भी मैथ में मेरी तरह हो जाएगी। तुम सोचोगे यार कैसे करें मैथ, लेकिन आसान लेवल ही कर लोगे। क्लियर कर दूँ इसे, हो गया ना डाउन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इंटर स्टेट की। कि इंटर स्टेट में कैसे करते हैं। और ये है आर्टिकल 269A के अंदर में आता है, सब क्लोज ए। सर कैपिटल जो होते हैं उन्हें ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, स्मॉल वालों पढ़ते हैं ना। जो आर्टिकल 6 इसमें सब कर सकते हैं, सब क्लोज में। ये लो बड़ा वो कर देते हैं, टेंशन का है। एक के लिए कह रहा हूँ सर। अच्छा ये एक के लिए कह रहा हूँ सर मैं। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, इसमें इंग्लिश वाला टर्म नहीं चलेगा, यहाँ कर सकते हैं। इसे अपने अकॉर्डिंग नहीं सर, एक होता है ना, एक तो अलग आर्टिकल बन गया और एक आर्टिकल का ही पार्ट होता है। तो कहते हैं ना सर कि ब्रैकेट में बंद हो जाता है तो पार्ट बन जाता है और ब्रैकेट में ऐसा होता है, देखो मान लो कि जैसे ये 269 आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसी में कोई हमें नया आर्टिकल जोड़ना है, ठीक है, इसी में जोड़ना है, तो क्या करेंगे, मान लो हमने बना 269A कर दिया उसको, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं होती कि हमने 269A अलग कर दिया, क्योंकि कल को क्या होता है कि B भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 269A और B कर देंगे। तो या तो A भी ले लो या फिर A अलग हो गया और B अलग हो गया, ऐसे कर देंगे, ठीक है। और मान लो ये Z तक चले गए, तो अब एक साथ भी लेना पड़ सकता है कि 269AB हो जाए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें बदलाव कर रहे हो, इसमें चलता है। चलो अब वापस सब यहाँ आते हैं, ए से ये हो गया आपका रॉ मटेरियल जो सप्लायर हो गया वो, ठीक है। और इसने फिर से दिया 100 रुपये, 100 रुपये वाली बात करते हैं। और 100 रुपये हिसाब से कितना होता है, 10 ले लेते हैं कि 10 और 10 रुपये ना भाई, तू इजी चलने दे, ठीक है, इजी चलने दे। मैं हार मान लेता हूँ जहाँ मानना चाहिए। तो 120 रुपये आराम समझो, वैसे भी इसमें थोड़ा थोड़ा उठा पटक तो होगी, ठीक है। इसके बाद ये ए से गया बी के पास में, और बी के पास जाने के बाद इसकी वैल्यू हम बढ़ा देते हैं और वैल्यू कर देते हैं इसकी हम 50 रुपये में इंक्रीज कर देते हैं। चलो कि 100 प्लस करते हैं 50 रुपये, 150 हो गया, ठीक, देख आ रहा है ना। अब अलग टर्म में, अब राउंड फिगर में नहीं आ रहा, 150 में आ गए, ठीक है। और 150 में अब यहाँ पे हम लगाएंगे IGST लगा दिया हमने, ठीक है। तो इसमें मान लो हमने IGST को 30% का लगा दो, 30% IGST। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई, कितना, 45 रुपये मिला। और ये कितना बन गया, 195। ये लो आ गया ना वैसी टर्म में जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे मुझसे, मैथ टफ करने की हो गई, ठीक है। तो अब आप इसमें ऐसे कर सकते हो 5 रुपये बढ़ा दो। नहीं रुको, एक सेकंड रुको। अच्छा, ये है, ये मैंने ये एक पॉइंट गलत लिख दिया इसमें ना। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। तो कहूँ कि वरना 30% तो होगी, कोई टैक्स ही नहीं होगा। और तुम भी ध्यान नहीं दे रहे, मैक्सिमम टैक्स कितना है फिर, तो हम तो सर अज्यूम करते हैं। सही है बेटे, सही है, सही जा रहा, तू सही जा रहा है। एज्यूम, तू एज्यूम में कहीं और निकल जाता है।
अब इस पे वापस, क्योंकि हम 10% लगाते थे ना, तो इस पे 10% लगाएंगे हम 150 रुपये पे। ये जोड़ा ना 150, अब 150 पे 10% का लगेगा तो कितना हो जाएगा 15 रुपये। तो 15 से इसकी वैल्यू टोटल कितनी बन जाएगी 180 रुपये बनी। ठीक है, अब 180 जो बनी, अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें लिखो इनपुट क्रेडिट बेनिफिट। सर जो ये 15 रुपये लग रहे हैं, ये अब भी SGST और CGST है? अभी वही चल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसमें इंटर स्टेट, यानी कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट बदलने की। ठीक, तो इसमें अभी तक जो चल रहा है वो अभी एक स्टेट की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, IGST अभी होगा 0 इस मुद्दे पे आकर के। तो इसका लिख लो कि जो IGST यहाँ तक हुआ वो हुआ अभी 0, सेंटर GST जो हुआ वो हुआ कितना 10%, और स्टेट GST कितना लग गया यहाँ पर 10%, ऐसा मान लो। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज आपसे। तो यानी कि तो यहाँ पर जो टैक्स बनेगा IGST पे हमें रिवर्स करना, अभी देखना कैसे होगा। अब ये जाएगा आगे होलसेलर के पास, यानी कि अब ये मैं लाइन डाल रहा हूँ, इससे स्टेट में कर दे चेंज, और ये कर दिया हमने सी पॉइंट। होलसेलर यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका रॉ मटेरियल सप्लायर, और इसको हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर यहाँ पर। ठीक है, और ये हो गया होलसेलर सप्लायर जो है। ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 150 रुपये की जो वैल्यू है, इसको 150 रुपये यहाँ ले लो, और 150 रुपये की वैल्यू पे हम मान लो 50 रुपये प्लस कर दे इसमें से वापस से। तो 50 रुपये प्लस हो गया, तो कितने यहीं कर देता हूँ मैं इसके बगल में ना, नीचे कन्फ्यूजन होगी। तो ये हो गया 200 रुपये का हमारा, और 200 रुपये पे अब हमें टैक्स लगाना है। अब 200 रुपये पे अलग अलग टैक्स लगाएंगे हम। ठीक है, एक ये लग गया और एक ये लगेगा, क्योंकि टैक्स तो पहले ही वाला लगेगा। तो यहाँ पे मान लो 20-20 रुपये आपका टैक्स के रूप में लग गया, ये हो गया 240 रुपये। अब 240 में जो हिसाब बना, यानी कि सेंट्रल GST यहाँ पे लगा 20, यहाँ पे लगा 20 सेंट्रल GST और स्टेट GST। ठीक, इसके बाद ये वापस किस पे चला जाएगा फाइनली कंज्यूमर पे, यहाँ पे कि कंज्यूमर ने इसको पे कर दिया। अब जो कंज्यूमर ने इसको पे किया, अब इसमें खास बात क्या होगी, जो आपका ये इनपुट क्रेडिट बेनिफिट जो मिला, तो